Hello everyone. Once again, welcome back to our online platform RNCC Nursing Online Coaching and Online Test Series. तो टेस्ट सीरीज से क्या मीनिंग है? अपनी RNCC के ऑफिशियल ऐप के ऊपर आपको जो है SGPJ से रिलेटेड, RML से रिलेटेड, RRB से रिलेटेड, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, टेस्ट जो हमने लॉन्च कर दिए गए हैं, ठीक है, स्टार्ट है। काफ़ी सारे बच्चों ने उसको एनरोल भी किया है, तो आपके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। काफ़ी लास्ट एग्जाम्स को देखते हुए काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है अपने टेस्ट सीरीज़ का, तो अकॉर्डिंग टू रिजल्ट। तो टेस्ट सीरीज़ के बारे में बात हो गई। बाकी अभी अपना जो सेशन कंटिन्यू रहेगा वो रहेगा अपने अपकमिंग एग्जाम SGPJ RML के लिए, ठीक है। तो क्लासेस जो है इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कुछ ही डेज़ में आपका एग्ज़ाम है। कोशिश की जाएगी कि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको MCQ सोल्व करवाए जाए, ठीक है। और जो हाई प्रोबेबिलिटी रहती है इन MCQs की एग्ज़ाम में आने की या फिर टॉपिक्स के एग्ज़ाम में आने की, तो SGPJ जो है काफ़ी माइल्ड टू मॉडरेट जो है यहाँ पे पेपर का लेवल रखता है, ठीक है। ज़्यादा आपको टफ पेपर आपको नहीं पूछता है, ठीक है। ये अब तक देखा गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। मॉडरेट पेपर में आपको सोल्व करवाऊंगा, तो माइल्ड तो अपने आप क्लियर हो जाएगा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का। तो देखते हैं माइल्ड टू मॉडरेट अपन भी यहाँ पे MCQ रखेंगे क्वेश्चन डिस्कशन के अंदर। तो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को बिना किसी देरी के। MCQ है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट इंडिकेट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड लॉस, ठीक है। कौन सा ऑप्शन में आपको ये पता लग रहा है कि क्लाइंट का क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड लॉस हो रहा है? ऑप्शन देखिए, डिस्टेंडेड जुगुलर वेन, एलिवेट हेमेटोक्रिट वैल्यू, रैपिड थ्रेडी पल्स, या फिर इंक्रीज सीरम सोडियम लेवल। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड लॉस में आपको कौन सा ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्या इंडिकेट करेगा जिससे देखने पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड लॉस जो है सजेस्ट होगा यहाँ पे? तो आपसे पूछा गया है कि एक्स्ट्रा सेलुलर जब फ्लूइड लॉस होता है तो कौन सा ऑप्शन इंडिकेटेड रहेगा? जुगुलर वेन का डिस्टेंशन, एलिवेटेड हीमोटोक्रिट लेवल, रैपिड थ्रेडी पल्स, या फिर इंक्रीज सीरम सोडियम लेवल। तो देखिए, डिस्टेंडेड जुगुलर वेन जो है आपको कब देखने को मिलता है? सीधा सा आंसर है, देखो हम एक्सक्लूड करते हुए भी आंसर निकाल सकते हैं। डिस्टेंडेड जुगुलर वेन हमें मिलता है राइट साइड हार्ट फेलियर के अंदर। तो राइट साइड हार्ट फेलियर में आपको जो है जुगुलर वेन डिस्टेंशन मिलेगा। इसके अलावा पल्मोनरी हाइपरटेंशन में आपको मिलेगा। इसके अलावा ट्राइगेस्पेड स्टेनोसिस के अंदर, ठीक है, कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस के अंदर, कार्डियक टेम्पोनेट के अंदर, इन कंडीशंस में जो है जुगुलर वेन में डिस्टेंशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, एलिवेट हिमेटोक्रिट लेवल। हिमेटोक्रिट का जो वैल्यू है उसके अंदर एलिवेशन देखने को मिलता है आपको पॉलीसाइथेमिया के अंदर। नेक्स्ट देखिए, रैपिड थ्रेडी पल्स। तो रैपिड थ्रेडी पल्स किसका कैरेक्टरिस्टिक एग्जाम्पल है? हाइपोवोलेमिया का, या फिर मैं कहूँ हेमरेज का। लास्ट आंसर अपना कौन सा बचा? इंक्रीज सीरम सोडियम लेवल, ठीक है। तो जब यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड लॉस होता है तो मेजर यहाँ पे जो आयन है वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किस में करता रहता है? सोडियम किस में करेगा? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम के अंदर, ठीक है। तो जब यहाँ पे सोडियम का जो है यहाँ पे देखो जनरली फ्लूइड लॉस होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड लॉस होगा तो वहाँ पे चांसेस हैं कि सोडियम का भी क्या हो, डिक्रीजमेंट देखने को मिले, ठीक है। बट किडनी क्या करती है, वापस से हीमोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए क्या करती है, सोडियम को होल्ड करती है, ठीक है, ड्यू टू एल्डोस्टेरोन, ठीक है। किडनी भी ऊपर बाद में जो स्ट्रेस, बॉडी स्ट्रेस में जाएगी, होमोस्टेसिस को मेंटेन करेगी, एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा, फिर वो क्या करेगा, सोडियम का रिटेंशन करवाएगा। तो इनडायरेक्टली जब यहाँ पे फ्लूइड लॉस होगा तो उसके अंदर जो है सोडियम का रिटेंशन देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी जो बॉडी से आपको जो है फ्लूइड लॉस देखने को मिल सकता है, स्पेशली कौन सा? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड लॉस। आंसर अपना क्या रहेगा? इंक्रीज सीरम सोडियम लेवल इज द राइट आंसर। इसके बाद में जो ये इंक्रीज सीरम सोडियम लेवल है ये आगे जाके फर्दर क्या कोज कर सकता है? क्रोनिक रीनल फेलियर और हार्ट फेलियर को ये क्या कर सकता है? कोज कर सकता है। तो बाकी के तीनों ऑप्शंस भी आपको समझ में आ गए होंगे। इनसे अगर कुछ MCQ बने तो आप आराम से पता लगा सकते हैं। और पॉलीसाइथेमिया क्या है, हाइपोवोलेमिया की वजह से कैसे सिम्टम्स आते हैं, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड लॉस जब होगा तो उसमें जो है क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेगा। अब देखिए, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड लॉस होगा कैसे, क्या क्या एक्टिविटी होगी ऐसी? तो देखो, अगर आपकी बॉडी इंक्रीज कर दे क्या इनसेंसिबल वाटर लॉस को, इसके अलावा देखिए डायबिटिक इंसिपिडस की कंडीशन हो, नेक्स्ट ऑस्मोटिक डाययूरेटिक की वजह से, ठीक है, हेमरेज की वजह से,
ठीक है। तो और डायूरेटिक्स जो ड्रग है उनका ओवर यूज की वजह से, तो इन सब की वजह से क्या देखने को मिलता है आपको, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड लॉस देखने को मिलता है। अब देखिए साइन एंड सिम्टम्स देख लो, फास्ट फास्ट क्या देखने को मिलेगा आपको साइन एंड सिम्टम्स में। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, स्किन ट्रगर कैसी मिलेगी, डिक्रीज मिलेगी। इसके अलावा और क्या मिलेगा, डिक्रीज क्या मिलेगा, यूरिन आउटपुट। इंक्रीज क्या मिलेगी, रेस्पिरेटरी रेट ऐसे क्लाइंट में इंक्रीज मिलेगी। ठीक है, वीकनेस होगा, पेशेंट को क्या आ सकता है, सीजर आ सकता है, और पेशेंट जो है वो डिहाइड्रेशन से जो है कोमा के अंदर भी जा सकता है। ठीक है, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन रहेगी, रेस्टलेसनेस रहेगा, कन्फ्यूजन रहेगा। तो ये हो गया अपना एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू पे जाते हैं अपन। नेक्स्ट एमसीक्यू है अपना, आइसोनियाजिड इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर ए 2 year old चाइल्ड विद पॉजिटिव मोंटॉक्स टेस्ट। ठीक है, आइसोनियाजिड यहाँ पे प्रिस्क्राइब की गई है 2 year old चाइल्ड के लिए जिसको क्या हुआ है, पॉजिटिव मोंटॉक्स टेस्ट आपको मिला है। द नर्स नोज दैट द प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन शुड बी गिवन फॉर। ठीक है, अब आपको जो है नर्स को ये भी पता है कि जो मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन हुआ है इसको, ये कितने टाइम ड्यूरेशन तक इसको किया गया है। क्या आंसर रहेगा, 3 month, 9 month, 12 month और 18 month। तो देखिए ये जो कंडीशन है, पॉजिटिव क्या है, मोंटॉक्स टेस्ट है। ठीक है, कंफर्म वगैरह नहीं हो पाया अभी ट्यूबरकुलोसिस, जस्ट यहाँ पे मोंटॉक्स टेस्ट यहाँ पे क्या मिला है, पॉजिटिव मिला है। ठीक है, तो हो सकता है उसको क्या कंडीशन यहाँ पे डेवलप हो गई हो, लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस। अब ये लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस होता क्या है, तो देखो लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस क्या है, एक ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, पर्सन क्या रहता है, इन्फेक्टेड रहता है। पर्सन तो इन्फेक्टेड रहता है बट नो एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस, बट उसमें जो है कोई किसी प्रकार का एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस जो यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसे हम कहते हैं लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस। एक्टिव नहीं रहने का मतलब क्या है कि जो टीबी है, ठीक है, वो जो है उस पर्सन, वो जो पर्सन है टीबी को ये जो है स्प्रेड नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, लेटेंट टीबी। तो इसको यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए हम जो ड्रग यूज में लेते हैं, कौन सी ड्रग काम में लेते हैं, तो आइसोनियाजिड, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, आईएनएच। तो ये कितने टाइम ड्यूरेशन तक लेनी चाहिए, तो ये इसका जो नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन है वो है 6 to 9 months तक। ठीक है, तो राइट आंसर अपना क्या रहने वाला है यहाँ पे, 9 months इज द राइट आंसर। तो 9 months तक ये इसको ड्रग यहाँ पे जो है इनटेक करना पड़ेगा बच्चे को। ठीक है, तो हमें जो है एज ए डॉक्टर, एज ए नर्स, हमें जो है 9 month तक उसको प्रोवाइड करना होगा, क्योंकि इसके अंदर जो है फर्दर आगे टीबी जो है डेवलप हो सकती है। अभी लेटेंट स्टेज में हो सकता है, आगे फर्दर कोज करे। इसके अलावा देखो 12 to 18 months तक कौन सी कंडीशन में लेनी है ट्यूबरकुलोसिस अगर हो तो, आंसर क्या रहेगा, पोर्ट्स स्पाइन। तो पोर्ट्स स्पाइन अगर कंडीशन हो तो उसके अंदर जो है 12 to 18 months तक जो है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स जो यहाँ पे रिकमेंड की जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यू। तो आइसोनेजिड से जो है अपने आप में खूब सारे एमसीक्यूज निकलते हैं, आइसोनेजिड क्या क्या कोज करवाती है, इन सब से रिलेटेड साइड इफेक्ट भी है जो इससे पूछा जाता है। तो देखिए जस्ट कुछ साइन एंड सिम्टम्स के बारे में हम देख लेते हैं। तो आईएनएच इसका जो है अपन मेनोमिक बना लेते हैं। तो देखो आई से क्या रहेगा, इस कंडीशन में जब हम आइसोनेज देते हैं, ठीक है, तो ये क्या कोज करता है, तो इस ये क्या कोज करता है, आयरन का जो है एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसकी वजह से एक टाइप का एनीमिया देखने को मिलता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, आ सकता है एग्जाम के अंदर। इसके अलावा एन से क्या होता है, एन से ये क्या कोज करता है, पेरिफेरल न्यूराइटिस। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बर्निंग फीट सिंड्रोम भी देखने को मिलता है। तो पेरिफेरल न्यूराइटिस को ट्रीट करने के लिए हमें क्या देना है, पेशेंट को आइसोनियाजिड के साथ में विटामिन B6 जो है प्रोवाइड करवाना होता है। नेक्स्ट देखिए आइसोनियाजिड से सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलता है, हेपेटाइटिस। ठीक है, तो आइसोनियाजिड जो है हेपेटाइटिस भी कोज करती है।
इसके अलावा और क्या कोज करेगा, ठीक है, INH हो गया। इसके बाद में देखिए एस से एक और यहाँ पे मिनोमिक बना सकते हैं क्या, SLE। तो सिस्टेमिक लूपस इरिथेमेटस की कंडीशन भी जो है आइसोनेज से डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट MCQ, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मॉस्किटो बोर्न डिजीज एक्सेप्ट, ठीक है, सभी के सभी ऑप्शंस कैसे हैं, मॉस्किटो बोर्न डिजीज का एग्जांपल है एक को छोड़ के, मलेरिया, काला आजार, चिकनगुनिया और डेंगू। तो देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, मॉस्किटो बोर्न डिजीज के बारे में एक को छोड़ के, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मॉस्किटो बोर्न नहीं है। राइट आंसर क्या रहेगा अपना, काला आजार। ठीक है, काला आजार को हम क्या कहते हैं, ब्लैक फीवर भी कहते हैं अपन। तो काला आजार को हम और क्या कहते हैं, ब्लैक फीवर। तो देखिए ये जो ब्लैक फीवर है इसका पॉजिटिव एजेंट कौन सा होता है, सबसे पहले ध्यान रख लीजिए, आता है कम्युनिटी के भी कुछ MCQs देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पर जो है ब्लैक फीवर कैसे देखने को मिलेगा, आंसर क्या रहेगा, लेस्मेनिया डोनोवेनी। ठीक है, तो ब्लैक फीवर का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है, लेस्मेनिया डोनोवेनी। और लेस्मेनिया डोनोवेनी क्या है, एक प्रकार का पैरासाइट है। ठीक है, मॉस्किटो नहीं है, ठीक है, क्या है ये, एक प्रकार का पैरासाइट है। तो ये जो है ये तो हो गया इसका पॉजिटिव एजेंट, ठीक है, पैरासाइट है, एक कैटेगरी फैमिली कैसी होगी, पैरासाइट हो गया। ठीक है, अब जो पूछा जाता है कि आपको ये ट्रांसमिट कैसे होता है, तो ये ट्रांसमिट होता है फीमेल सैंड फ्लाई से। तो देखो 3 MCQ, तीनों के तीनों कालाजार से रिलेटेड अपने MCQs हमें देखने को मिल गए हैं। ठीक है, सैंड फ्लाई से। तो ये जो है जनरली एसिम्टोमेटिक रहती है, इसके अंदर जैसे सिम्टम्स आने हैं तो कैसे आएंगे, फीवर के सिम्टम आएंगे, फटिक आएगा, लीवर का एनलार्जमेंट रहेगा, स्प्लीन का एनलार्जमेंट रहेगा, ठीक है, सब बोन मेरो सप्रेशन देखने को मिलेगा। तो ये कंडीशन कैसी है, काला आजार। तो और ये जो कंडीशन है काला आजार, ये इस लिस्मीनिया डोनोवेनी से होने वाली प्रॉब्लम्स के अंदर मोस्ट सीरियस होती है। तो मोस्ट सीरियस कंडीशन है। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे साइन सिम्टम्स की मैं बात करूँ तो हमें क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेगा, तो देखो स्प्लीनोमेगली, हिपेटोमेगली। अब हिपेटोमेगली क्यों मिलेगा आपको यहाँ पे, क्योंकि हिपेटिक के अंदर क्या रहती है आपकी, पुफर सेल्स प्रेजेंट रहती है, और पुफर सेल्स के अंदर क्या देखने को मिलता है, एनलार्जमेंट, एंड इट कॉज हिपेटोमेगली। और जैसे मैंने आपको बताया बोन मेरो में क्या करता है, सप्रेशन करता है। ठीक है, तो बोन मेरो सप्रेशन होगा तो क्या होगा, पेनसाइटोपिनिया होगा, ठीक है, लिम्फेडिनोपैथी होगी। ये सारे साइन सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो है ब्लैक फीवर के अंदर जो ब्लैक फीवर जो है वो क्या है, मोस्ट डेंजरस है। इसके अलावा और क्या रहेगा, वेट लॉस होगा पेशेंट का। अब देखिए जो लिस्पेनिया डोनोवानी से होने वाले 3 टाइप के इन्फेक्शन होते हैं। फर्स्ट वन जो है वो है CL का मतलब क्या होता है, क्यूटेनियस लिस्मेनियासिस। और क्यूटेनियस लिस्मेनियासिस से एक MCQ बनता है कि कौन सी कंडीशन में जो है अल्सरेशन प्रोड्यूस होते हैं, आंसर क्या रहेगा, क्यूटेनियस लिस्मेनियासिस के अंदर। ठीक है, क्यूटेनियस लिस्मेनियासिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लिस्मेनिया डोनोवेनी डोनोवेनी इंड्यूस इन्फेक्शन। ठीक है, जो कि क्या है, एक प्रकार का पैरासाइट है। इसके बाद में सेकेंड वन का जो टाइप आता है वो आता है मोनोक्यूटेनियस ML। ठीक है, मोनोक्यूटेनियस लिस्मेनियासिस। एंड जो काला आजार का टाइप है वो है VL। ठीक है, इसे अपन क्या कहते हैं, विसरल लिस्मेनियासिस। और इसी को हम क्या कहते हैं, काला आजार। इसी को हम क्या कहते हैं, ब्लैक फीवर। तो कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम के अंदर आपको कुछ भी देखने को मिले तो अच्छे से आप आराम से आंसर कर पाओगे इसका। नेक्स्ट देखिए मलेरिया। तो मलेरिया जो है किससे कोज होता है, तो जैसा कि आपको पता है मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से। ठीक है, तो ये जो है किससे, इस ट्रांसमिट किससे होता है, ठीक है, आपको पूछा है मॉस्किटो बोर्न डिजीज। ठीक है, तो मलेरिया का ट्रांसमिशन किससे होता है, मॉस्किटो से होता है। ठीक है, फीमेल एनोफिलीज।
तो मॉस्किटो बॉर्न डिजीज के अंदर आ गया। नेक्स्ट देखिए डेंगू फीवर। तो डेंगू क्या है, मॉस्किटो बॉर्न ट्रॉपिकल डिजीज होती है, ठीक है। इसमें एडीज मॉस्किटो जो यहाँ पे कॉज करता है। एंड जो चिकनगुनिया है वो भी क्या है, एक प्रकार की वेक्टर बॉर्न डिजीज है, ठीक है, जो कि क्या रहती है, ट्रांसमिट रहती है किससे, मॉस्किटोज से। तो क्या है, ये वायरल डिजीज है एक प्रकार की, जो ह्यूमन को इन्फेक्ट करती है, मॉस्किटो से होती है, ठीक है। वायरस कौन सा होता है इसमें, चिकनगुनिया वायरस। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू। ओके, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। तो आरएनसीसी की ओर से, आरएनसीसी की जो नर्सिंग टीम की ओर से आप सभी के लिए एक स्पेशल एसजीपीजी रिलेटेड डेली 2 लाइव टेस्ट चलाए जा रहे हैं, डे टाइम के अंदर, जो क्या रह रहे हैं, लाइव रह रहे हैं, ठीक है। तो इन्हें जो आप यहाँ पे अपने आरएनसीसी के ऑफिशियल ऐप से आप क्या कर सकते हो, इनको आप एग्जाम को दे सकते हैं आफ्टर एनरोलेशन। तो एनरोल करने के लिए जो है आप हमारे सपोर्टिव नंबर पे कॉल और मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है 2 डेली लाइव टेस्ट लिए जाएंगे, ठीक है, जो एग्जाम पैटर्न रहेंगे, ठीक है। टोटल टेस्ट की अगर हम बात करें कितने इसमें टोटल टेस्ट है, तो 50 यहाँ पे जो है टोटल टेस्ट आपको देने को मिलेंगे। और लाइव टेस्ट दिए हुए तो मल्टीपल अटेम्प्ट यहाँ पे कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि भाई किसी का लाइव टेस्ट रह गया तो वो बाद में नहीं दे पाएगा, तो आराम से मल्टीपल अटेम्प्ट यहाँ पे आराम से टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो टोटल 50 आपको जो है यहाँ पे टेस्ट मिलेंगे, जिसमें से डेली आपके जो है 2 टेस्ट आपके लाइव रहेंगे, ठीक है, फॉर फर्दर प्रैक्टिस, ठीक है। तो इसके बाद भी देखिए, आपके जैसे बहुत ही कम दिन बचे हैं एसजीपीजे के एग्जाम को लेके, तो अपनी प्रिपरेशन को और अच्छी बनाए जाने के लिए जो आरएनसीसी की ओर से यहाँ पे एसजीपीजे के लिए स्पेशल 120 टेस्ट सीरीज कंटिन्यू की जा रही है, पहले से कंटिन्यू की जा रही है, ठीक है। अब इस टेस्ट सीरीज के अंदर हमने और क्या इंक्लूड किया है, 30 मॉडल टेस्ट पेपर। ओके, तो यहाँ पर जो है 30 मॉडल टेस्ट पेपर जो यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। सभी टेस्ट जो है यहाँ पे जो है मल्टीपल अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे नहीं कि जो है आप यहाँ पे एक टेस्ट हो गया फिर आप वापस से उसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते, मल्टीपल अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में इसमें क्या मिलेंगे, इन टेस्ट में आपको, इन टेस्ट में मिलेंगे आपको 100 एमसीक्यूज मिलेंगे, लाइव टेस्ट रहेंगे ये इसके अंदर भी। और जो है अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे 60+40 का यहाँ पे जो है आपको आईजीपीजे आरएमएल लखनऊ के अंदर आपको जिसे देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आफ्टर लाइव टेस्ट जो है मल्टीपल अटेम्प्ट्स आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। लाइव टेस्ट एक बार हो गया, आप वहाँ पे नहीं दे पाए तो उसके बाद आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स यहाँ पे दे सकते हैं। और ये जो 120 टेस्ट है, इसके अंदर आपको 80 आपको क्या देखने को मिलेंगे, लाइव मॉडल टेस्ट पेपर देखने को मिलेंगे। उसके बाद में 40 जो है सब्जेक्ट टॉपिक बेस्ड टेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आपको जो है नीचे आपको लिंक आपको मिल जाएगा, उस लिंक से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए सपोर्टिव नंबर पर आप मैसेज करके लिंक मंगवा सकते हैं, ठीक है। और जानकारी के लिए फर्दर आप हमारे दिए गए सपोर्टिव नंबर पर कॉल और मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द डेंजर ऑफ कन्वर्जन इन ए वुमन विथ प्री एक्लेम्सिया एंड, ठीक है। प्री एक्लेम्सिया के अंदर आने वाले कन्वर्जन्स, ठीक है, उनका जो खतरा है वो वुमेन्स के अंदर जिनको प्री एक्लेम्सिया होता है वो कब एंड होता है, ठीक है। आफ्टर लेबर बिगिंस, आफ्टर डिलीवरी एकर, 24 आवर पोस्टमार्टम, या फिर 48 आवर्स पोस्टमार्टम। तो देखिए, जो प्री एक्लेम्सिया की जो कंडीशन है, इसके अंदर अगर सीजर आ रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं, एक्लेम्सिया, ठीक है। तो एक्लेम्सिया का रिस्क है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर फीमेल जो है प्रेग्नेंसिया है उसको, तो उसको अंदर रिस्क रहता है, ठीक है, डेंजर रहता है क्या, कन्वल्जन्स होने के। तो अब आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंडीशन के अंदर जो है प्रेग्नेंसिया के अंदर होने वाले कन्वल्जन्स की रिस्क क्या रहती है, कम रहती है। आफ्टर लेबर बिगिंस, आफ्टर डिलीवरी अकर, 24 आवर पोस्टमार्टम, या फिर 48 आवर्स ऑफ पोस्टमार्टम पीरियड। तो जिन फीमेल्स को यहाँ पे प्री एक्लेम्सिया होता है, तो प्री एक्लेम्सिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो दिक्कत कहाँ पे होती है, कौन सी वुमन में होती है, तो ये प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर होने वाली कॉम्प्लिकेशंस है, ठीक है, सारी की सारी। इसके अंदर क्या होता है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, ठीक है, तो हाइपरटेंशन रहता है इसके अंदर। दूसरा, फीमेल को क्या होता है, प्रोटीन यूरिया। इसके बाद में क्या देखने को मिलता है आपको यहाँ पे, एडिमा, ठीक है, एडिमा देखने को मिलता है।
ठीक है। तो ऑर्गन यहाँ पे मल्टी ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, लीवर किडनी वगैरह सब यहाँ पे डैमेज हो सकते हैं। तो ये डेडली भी हो सकती है फीमेल के अंदर अगर इसको मदर को यहाँ पे ट्रीट नहीं किया तो। ये जो टिपिकली कब देखने को मिलती है, तो आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी के 20 वीक्स हो जाने के बाद में ये जो कंडीशन डेवलप होती है, ठीक है, तो इसमें वुमन का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो राइज होना स्टार्ट कर देता है। तो हाई ब्लड प्रेशर जो है मेनली यहाँ पे कितना हाई ब्लड प्रेशर, तो मोर देन 140 mm ऑफ अज्जी से जो आपको जरा ब्लड प्रेशर यहाँ पे देखने को मिलता है, वो भी कौन सा, सिस्टोलिक। ठीक है, अब ये जो इसका मेजरमेंट आपने कैसे किया, ठीक है, तो जब फीमेल का यहाँ पे लास्ट विजिट था और अभी वापस से आपके पास में वो न्यू विजिट पे आई है, तब हमने क्या किया, इसका ब्लड प्रेशर असेसमेंट किया और आपको क्या मिला, ठीक है, प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो गया लास्ट रीडिंग से। लास्ट टाइम पे जब उसका ब्लड प्रेशर था उससे कितना इंक्रीज हो गया, 15 mm एच जी, और ये एमसीक्यू जो है पूछा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना 15 mm जी यहाँ पे सिंस लास्ट विजिट से जो है इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो है रिस्क है, कंडीशन शो कर रहा है कि इसका क्लाइंट को क्या हो रहा है, प्री एक्लेम्सिया कंडीशन हो रही है। तो पेरिफेरल एडिमा होता है इस कंडीशन के अंदर, वेट गेन होता है। ठीक है, अब देखो ये सारे साइन सिम्टम्स के साथ में अगर मैं यहाँ पे एक्लेम्सिया में कन्वर्ट होने की बात करूँ, तो एक्लेम्सिया में कब कन्वर्ट होता है प्री एक्लेम्सिया, जब उसको क्या देखने को मिले, कन्वर्जेंस। तो ठीक है, सीजर्स का आना, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट कर देता है, प्री एक्लेम्सिया के अंदर। नेक्स्ट यहाँ से क्या एमसीक्यू बनता है, इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, तो कॉम्प्लिकेशन में क्या पढ़ते हैं आप, ठीक है, हेल्प सिंड्रोम पढ़ते हैं। क्योंकि हेल्प सिंड्रोम में क्या होता है, हीमोलाइसिस, एलिवेटेड लिवर एंजाइम, लो प्लेटलेट। ठीक है, और ये कब देखने को मिलता है ज़्यादातर आपको, ठीक है, तो सेकंड थर्ड टाइमेस्टर के अंदर ये आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, स्पेशली थर्ड टाइमेस्टर के अंदर। और प्री एक्लेम्सिया के अंदर अगर किसी फीमेल के अंदर क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, तो पेन कहाँ पे देखने को मिलता है, पेन की लोकेशन क्या रहती है, आंसर क्या रहेगा, एपिगैस्ट्रिक रीजन में। फीमेल को जो है यहाँ पे सीवियर पेन होता है एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर। ठीक है, ठीक है, या फिर राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, इसके साथ में नोजिया, वोमिटिंग वगैरह ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। कॉम्प्लिकेशन में और क्या देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन है। ठीक है, इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, अब्रप्शन हो सकता है प्लेसेंटा का। ठीक है, किडनी डिस्ट्रेस में जा सकती है, यूरिन आउटपुट कम देखने को मिलेगा, डार्क रेड वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है, ब्लड विजन देखने को मिल सकता है। चलिए, अब ये जो कंडीशन है इसको यहाँ पे आपको कन्वर्जेंस को अगर यहाँ पे खत्म कब होंगे, कब एंड होंगे, आंसर जो है अपना यहाँ पे रहेगा, वो रहेगा 48 आवर्स ऑफ पोस्टमार्टम पीरियड। ठीक है, आफ्टर डिलीवरी जो है 48 आवर्स का जो पीरियड है, वहाँ पर जो है क्लाइंट की यहाँ पे रिस्क जो है एकदम खत्म हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सीजर जो है यहाँ पे डेवलप नहीं होंगे। नेक्स्ट देखिए, एमसीक्यू ये भी पूछे हुए हैं कि आप यहाँ पे केयर कर रही हैं फीमेल की, ठीक है, और आप होम हेल्थ केयर नर्स हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आपको देखने को मिला एक पेशेंट का जो है ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, साथ में उसका जो एपिगैस्ट्रिक पेन रह रहा है कंटिन्यू, तो उसको आपको क्या एजुकेट करना है, उसको हॉस्पिटल में आने के लिए जो है उसको यहाँ पे एजुकेट कीजिए। साथ में जैसे एक्लिम्सिया के अंदर एक एमसीक्यू पूछते हैं, ठीक है, MgSO4 तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग मानी जाती है, तो MgSO4 में पूछते हैं कि कब डिसकंटिन्यू कर देनी है। ठीक है, तो उसके अंदर अगर रेस्पिरेटरी रेट जो है लेस देन 12 आने लगे तो वहाँ पर जो है इसका डिसकंटिन्यू करना है। देखिए, अब देखिए 12, 10, 8 और 6। ठीक है, अगर ऐसा ऑप्शन में हो, ठीक है, तो आप प्रायोरिटी किसको लेकर चलना होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनक्लेक्स यहाँ पे प्रायोरिटी किसको मानी गई है, ठीक है, 10 ब्रीथ पर मिनट को। ठीक है, अगर रेस्पिरेटरी रेट 10 ब्रीथ पर मिनट से नीचे आए तो उसको जो है डिसकंटिन्यू करना है। ठीक है, बट एग्जाम के अंदर कुछ एग्जाम्स के अंदर 12 को भी करेक्ट माना है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें यहाँ पे वहाँ पे करेक्ट करना होगा। ठीक है, और ये जो मैग्नीशियम सल्फेट से जो रेस्पिरेटरी रेट 12 आपको मिला है, तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है टॉक्सिसिटी को इंडिकेट करता है। टॉक्सिसिटी जब होती है तो आपको क्या देना है, कैल्शियम ग्लूकोनेट। ठीक है, तो ये क्या होता है, एंटीडोट होता है मैग्नीशियम सल्फेट का, तो कैल्शियम ग्लूकोनेट वगैरह प्रोवाइड करवाना होता है। थेरापेटिक रेंज पूछ ले आपसे कितनी होती है मैग्नीशियम सल्फेट की थेरापेटिक रेंज, तो ये होती है 4 to 7 मिली इक्वलेंट पर लीटर। तो देखो काफ़ी नेरो यहाँ इसका क्या रहता है, थेरापेटिक इंडेक्स रहता है। ठीक है, तो इसलिए जो इसकी टॉक्सिसिटी भी जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो टॉक्सिसिटी में क्या मिलेगा, देखो डीप टेंडन रिफ्लेक्स यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा, सबसे पहले डीप टेंडन रिफ्लेक्स मिलता है। ठीक है, अगर इसका टॉक्सिसिटी का लेवल मोर देन 7 होता है तो डीप टेंडन रिफ्लेक्स जो है यहाँ पे स्लोली स्लोली जो है डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, पटिलर इंडेक्स चेक करते हैं। डीप टेंडन रिफ्लेक्स को पता लगाने के लिए कौन सा इंडेक्स चेक करेंगे, आंसर क्या रहेगा, पटेलर इंडेक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी अपन बहुत सारे एमसीक्यूज है अपने।
ठीक है। कैल्शियम ग्लूकोनेट देना है, साथ में उसको जो है सप्लीमेंटल ऑक्सीजन प्रोवाइड करवानी है, ठीक है, सीजर से प्रिवेंट करना है, ठीक है। और कब सबसाइड हो जाता है ये 48 आवर्स पोस्टमार्टम पीरियड में सीजर की रिस्क यहाँ पे सबसाइड हो जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इज बैक्टीरियोस्टेटिक? कौन सी यहाँ पे जो ड्रग है उस वो एक प्रकार के बैक्टीरियोस्टेटिक है, साइडल नहीं है, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिस, इथाम्बुटोल, आईएनएच या फिर रिफाम्पिसिन। तो देखिए ये जो टॉपिक है आपका किस कौन सी टॉपिक से आया है एग्जाम में एमसीक्यू, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। तो देखो दो टाइप की ड्रग होती है, एक होती है फर्स्ट लाइन एंड सेकंड होती है सेकंड लाइन। ओके, तो फर्स्ट लाइन में क्या क्या आता है? फर्स्ट लाइन में आएगा क्या, आइसोनियाजिड आता है, ठीक है, रिफाम्पिसिन आता है, एंड पायराजिनामाइड आता है, उसके बाद में इथाम्बुटोल आता है, उसके बाद में स्ट्रेप्टोमाइसिन आता है, ठीक है। अब जो है सेकंड लाइन के अंदर क्या क्या आता है, तो देखो एथियोनामाइड, नेक्स्ट पैरा अमाइनो सिलिसिलिक एसिड इसके अंदर देखने को मिलता है, और क्या देखने को मिलेगा, क्लेरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, कैप्रोमाइसिन। तो ये कुछ यहाँ पे ड्रग्स है, ठीक है। अब देखिए आपसे देखो दो टाइप के यहाँ से एमसीक्यू बन सकते हैं। एक तो ये आपको जैसे ऑप्शंस में एमसीक्यू मिला कि स्टेप्टोमाइसिन है, इथाम्बुटोल है, आइसोनियाजिड है या फिर रिफाम्पिसिन है। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या रहेगा, इथाम्बुटोल, ठीक है। तो ये जो सारी ड्रग्स हैं ये कैसी ड्रग्स हैं, बैक्टीरियोसाइडल, ठीक है। अब बैक्टीरियोसाइडल है बट कौन सी बैक्टीरियोसाइडल नहीं है, तो आपका आंसर क्या जाएगा, इथाम्बुटोल। तो एमसीक्यू ऐसे बन सकता है, ये तो एक कॉमन एमसीक्यू सिंपल एमसीक्यू बन गया, बट ऐसे पूछ ले कि फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग से कौन सी ऐसी ड्रग है जो बैक्टीरियो स्टैटिक ड्रग है। मतलब क्या करेगी, एक तो होता है स्टैटिक, एक होता है साइडल। साइडल का मतलब होता है किल कर देना बैक्टीरिया को, दूसरा स्टैटिक का मतलब उनकी ग्रोथ को कम कर देना, ठीक है। तो ग्रोथ को कम कौन करती है, इथाम्बुटोल। तो इथाम्बुटोल एकमात्र ऐसी ड्रग है जो फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के अंदर क्या आती है, बैक्टीरियो स्टैटिक। नेक्स्ट देखिए सेकंड लाइन में, यही एमसीक्यू आपके सेकंड लाइन के अंदर भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो देखिए सेकंड लाइन में भी क्या है, सभी के सभी क्या है, बैक्टीरियो स्टैटिक्स है। तो सेकंड लाइन में क्या है, सभी की सभी कैसी है, बैक्टीरियो स्टैटिक होती है, बट एक्सेप्ट, ठीक है, इसके अंदर भी एक एक्सेप्ट है क्या, कैप्रोमाइसिन। तो कैप्रोमाइसिन कैसी ड्रग होती है, बैक्टीरियोसाइडल, ध्यान रखना, ठीक है। सी से साइडल, सी से कैप्रोमाइसिन सेकंड लाइन के अंदर, ठीक है। और भी सी से क्या है यहाँ पे, क्लेरिथ्रोमाइसिन है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, बस जस्ट अगर आप इसे याद रख पाओ तो ठीक है, अपना अपना है यहाँ पे। तो बैक्टीरियोसाइडल सेकंड लाइन में कौन सी है, कैप्रियोमाइसिन। बैक्टीरियोस्टेटिक कौन सी है फर्स्ट लाइन में, तो इथाम्बुटोल। दोनों से एमसीक्यू बन सकते हैं, पूछा गया एमसीक्यू भी है। नेक्स्ट पूछ ले कि फर्स्ट लाइन ड्रग के अंदर कॉम्बिनेशन में किसको देते हैं, तो आइसोनियाजिड के साथ में किसको देते हैं, इथाम्बुटोल को देते हैं, पैराजिनामाइड को देते हैं, ठीक है। तो इथाम्बुटोल कैसी ड्रग होती है, बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग होती है, जो क्या करती है, ट्यूबरकुलिन बेसिलाई के ऊपर यहाँ पे क्या करती है, ऑब्स्ट्रक्शन लगाती है, ठीक है। उसको आगे जाके सेल वॉल को फॉर्म नहीं करने देती है, ठीक है। माइकोलिक एसिड से क्या कर जाती है, अटैच कर जाती है, ठीक है। तो आगे यहाँ पे फर्दर जो है कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से ग्रोथ को कम कर दे रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन कैसी है, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। तो ये क्या करती है, बाइंड करती है किसके साथ में, 60S, ठीक है, 60S rRNA के साथ में, ठीक है। 60S rRNA के साथ में यहाँ पे जो है ये बाइंड हो जाती है, इंटरफेयर करती है, ठीक है।
आगे जाके ये भी क्या काम करती है, फिर बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। आइसोनिजिड कैसी है, आइसो इसमें से देखिए आइसोनिजिड से क्या एमसीक्यू बनती है कि कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो कि क्या है, एक प्रो ड्रग है। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड इज ए टाइप ऑफ प्रो ड्रग। तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के अंदर आइसोनियाजिड कैसी यहाँ पे टाइप है, प्रो ड्रग है। तो ये भी क्या करती है, इनहिबिट करती है किसको, माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल को, फॉर्मेशन को, ठीक है। तो ये जो है इसलिए एक प्रोड्रग है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए बैक्टीरियल डीएनए सिंथेसिस इनिबिटर, ये कौन सी हो गई, रिफाम्पिसिन, ठीक है। तो रिफाम्पिसिन कैसी है, इनिबिट करती है बैक्टीरिया के डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस को। इनहिबिट डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस को ऑफ बैक्टीरिया। तो ये कुछ न्यू एमसीक्यूज हैं जो आ सकते हैं थोड़े, अगर एडवांस लेवल का अगर पेपर आ जाए तो उसके अंदर अगर टीबी से कुछ पूछ सकता है तो हो सकता है आपको ऐसे कुछ यहाँ पे देखने को मिले। नेक्स्ट एमसीक्यू अपन आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इज बैक्टीरियोस्टैटिक, कौन सी यहाँ पे ड्रग है जो बैक्टीरियोस्टैटिक है, ठीक है। तो ये जो है वापस से रिपीट हो गया, ठीक है, सेम आंसर अपना यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, ए पेशेंट वॉज इन एन ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट सस्टेन ए हेड इंजरी। एक पेशेंट को यहाँ पे क्या हुआ है, ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट हुआ है, उसको हुआ क्या है, हेड इंजरी हुई है। फॉलोइंग एडमिशन टू द हॉस्पिटल ए डायग्नोसिस ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, उसको जो है हॉस्पिटल लाया गया, हॉस्पिटल लाने के बाद में आपने क्या डायग्नोस किया कि उसका जो है आईसीपी जो है वो कैसा हो गया है, बढ़ गया है, ठीक है। द नर्सिंग इंटरवेन अप्रोप्रिएट इन द केयर ऑफ पेशेंट इज टू, अब यहाँ पर जो है नर्स जो यहाँ पे कैसा नर्सिंग इंटरवेंशन यहाँ पे यूज करेगी जो इस पेशेंट के लिए अप्रोप्रिएट केयर करने के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए टीज कंट्रोल लाफिंग एंड ब्रीथिंग, डीप ब्रीथिंग के लिए उसको हम यहाँ पे टीचिंग देंगे। प्रोवाइड ए क्वाइट एंड ब्राइट एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड करेंगे। एलिवेट द हेड 50 to 30 डिग्री, या फिर एनकरेज द इनटेक ऑफ क्लियर लिक्विड। तो देखिए सिंपल सा एमसीक्यू है ये, ठीक है। हमें क्या करना है, आईसीपी को डिक्रीज करना है, ठीक है, और आगे फर्दर इससे रिलेटेड यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन ना हो, ठीक है। प्रेशर को कैसे कम कम कर सकते हैं वो हमें ध्यान रखना है। तो देखिए हेड इंजरी है, तो हेड को अगर नीचे रखोगे तो यहाँ पे हेड के अंदर जो ब्लड फ्लो है उसका यहाँ पे वेनस रिटर्न प्रॉपर तरीके से होगा नहीं, और ज़्यादा प्रेशर अराइज होगा तो हम क्या करेंगे, हेड अप करेंगे पेशेंट का। तो प्रायोरिटी क्या रहनी चाहिए यहाँ पे, एलिवेट द हेड 50 to 30 डिग्री, ठीक है। हम क्या करेंगे 50 to 30 डिग्री हम क्या करेंगे, हेड एलिवेशन रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक को हम क्या करेंगे, नेचुरल पोजीशन के अंदर रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, एनकरेज द क्लाइंट टू इनटेक ऑफ क्लियर फ्लूइड, एनकरेज नहीं करना है, ठीक है, ओवर हाइड्रेशन से प्रिवेंट करना है, ठीक है। ऐसे क्लाइंट को जो हमें क्या करना है, ओवर हाइड्रेशन से प्रिवेंट करना है, साथ में उसको ऑक्सीजन देनी है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जो है मॉनिटर करते रहना है, ठीक है। तो इसके लिए जो है कंट्रोल डीप ब्रीथिंग टेक्निक्स वगैरह जो है हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, बट ये जो मेंटेन किसके लिए करना है, आपको लंग फंक्शन को मेंटेन करने के लिए चीज़ें करनी होती है। तो बाकी रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस क्या है आपके, रॉन्ग है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, एलिवेट द हेड 15 to 30 डिग्री। नेक्स्ट एमसीक्यू, ए फीमेल पेशेंट हैज ए लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी, ठीक है। क्या हुआ है उसको, लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी हुआ है दिस मॉर्निंग। सी इज नाउ कंप्लेनिंग ऑफ राइट शोल्डर पेन, अभी उसको क्या हो रहा है, राइट शोल्डर में पेन हो रहा है। द नर्स वुड एक्सप्लेन टू द पेशेंट दैट दिस सिम्टम इज, अब यहाँ पे नर्स जो है इस पेन को यहाँ पे क्या एक्सप्लेन कर रही है, कॉमन फॉलोइंग दिस ऑपरेशन की कॉमन फाइंडिंग है, एक्सपेक्टेड आफ्टर जनरल एस्थेसिया, अनयूजुअल एंड विल बी रिपोर्टेड टू द सर्जन, या फिर इंडिकेटिव ऑफ ए नीड टू यूज द इंसेंटिव स्पायरोमेट्री। तो देखिए आंसर क्या रहेगा अपना यहाँ पे, सबसे पहले देखिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर कौन सी गैस का यूज में लिया जाता है, तो आंसर क्या रहेगा, CO2 गैस को, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, एब्डोमेन को इंसफलेट करते हैं, ठीक है। तो CO2 गैस की क्या करती है, फ्रेनिक नर्व को इरिटेशन करती है।
तो फ्रेनिक नर्व अगर इरिटेशन होगी, ठीक है, तो ड्यू टू लेप्रोस्कोपिक सर्जरी यहाँ पे क्या हो रही है, फ्रेनिक नर्व इरिटेशन हो रही है, तो इससे क्या होगा, ठीक है, शोल्डर पेन देखने को मिलता है, इट विल लीड टू पेन, ठीक है, शोल्डर पेन देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पे क्या है, कॉमन फाइंडिंग है इस ऑपरेशन की वजह से, ठीक है। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की वजह से अगर यहाँ पे किसी का शोल्डर पेन हो रहा है, ठीक है, और उसको कंडीशन भी यहाँ पे सर्जरी भी क्या की गई थी, कोलेसिस्टेक्टोमी, तो ये जो कंडीशन है ये क्या है, नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल पेन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ इसमें क्या है, यहाँ पे शोल्डर का स्ट्रेचिंग वगैरह हुआ होगा, ठीक है, तो मसल्स का, लिगामेंट का यहाँ पे उसके अंदर कोई स्ट्रेन वगैरह हुआ होगा, ठीक है, ड्यू टू फ्रेनिक नर्व के अंदर यहाँ पे जो है इरिटेशन की वजह से। तो ये जो है हमें ध्यान रखना है, कॉमन फाइंडिंग है। तो देखिए फ्रेनिक नर्व जो है किसको ब्लड सप्लाई प्रोवाइड, सॉरी, किसको नर्व सप्लाई प्रोवाइड करती है, तो आंसर क्या रहेगा आपका, डायफ्राम। तो इसको किसको नर्व सप्लाई प्रोवाइड करती है, तो डायफ्राम को जो है सप्लाई प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमसे क्यों पूछ ले कि आप बता दो रूट, बता दो फ्रेनिक नर्व का, ठीक है, रूट बताओ फ्रेनिक नर्व का। तो रूट क्या है फ्रेनिक नर्व का, तो रूट है थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ सर्वाइकल स्पाइन रूट, ठीक है। तो थर्ड, फोर एंड फिफ्थ सर्वाइकल स्पाइन रूट से यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, जो ये फ्रेनिक नर्व जो है यहाँ पे अराइज हो रही है, ठीक है, ईस्ट साइड ऑफ नेक से। तो ये क्या है, इसका रूट है। इसके अलावा ये क्या करती है, डाउनवर्ड यहाँ पे पास होती है, ठीक है, लंग्स को सप्लाई होती है, हार्ट को सप्लाई होती है, ठीक है, डायफ्राम को सप्लाई होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो फ्रेनिक नर्व क्या करती है, रेगुलेट करती है कॉन्ट्रेक्शंस को, किसके, डायफ्राम के। तो अब मैंने आपको क्या बताया कि CO2 की वजह से, ठीक है। अब ये CO2 है जो कहाँ पे आके ट्रैप हो जाती है, ठीक है, CO2 जो है यहाँ पे ट्रैप हो जाती है कहाँ पे आके, लीवर और डायफ्राम के बीच में, ठीक है। अब ये जो है किसको स्टिमुलेट करते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं किसको, C4 नर्व रूट को, जो मैंने आपको यहाँ पे रूट बताए वो C4 नर्व रूट को यहाँ पे स्टिमुलेट करते हैं। तो इससे एक पेन यहाँ पे जैसे सेंसेशन फील होता है क्लाइंट को, इस पेन को हम क्या कहते हैं, रेफर्ड पेन। और इसी पेन के बारे में यहाँ पे बताया गया कि राइट शोल्डर की साइड में क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। तो लेप्रोस्कोपिक यहाँ पे जो है कॉमन फाइंडिंग रहेगी, इफेक्ट आफ्टर जनरल एनेस्थेसिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है जनरल एनेस्थेसिया की वजह से नहीं है, ये जो है लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर की वजह से है, जिसके अंदर CO2 वगैरह का हम यहाँ पे यूज में ले रहे हैं। नेक्स्ट, यूजुअल अनयूजुअल एंड विल बी रिपोर्टेड टू द सर्जन। यहाँ पे ऑप्शन जो है डिस्ट्रैक्टर है, ठीक है। इसके अलावा इंडिकेटिव ऑफ ए नीड टू यूज इंसेंटिव स्पायरोमेट्री, ये जो है लंग्स फंक्शन के लिए जो है प्रॉपर तरीके से लंग फंक्शन एस्टेब्लिश हो जाए उसके लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। Which of the following is the appropriate nursing intervention for a patient with a terminal illness who is passing through the acceptance stage? देखो क्या है, एक पेशेंट को टर्मिनल इलनेस की कंडीशन में है और उसको अभी कौन सी स्टेज से पास आउट हो रहा है, वो एक्सेप्टेंस स्टेज से। तो इस कंडीशन में आपका जो है यहाँ पे अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगा उस पेशेंट के लिए, ठीक है। एक्सेप्टेंस स्टेज के अंदर अभी करंटली है, तो यहाँ पर टर्मिनल इलनेस से रिलेटेड क्या आपका अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन रहेगा। ऑप्शन देखिए, अलाउिंग हिम टू क्राई, उसको पेशेंट को आप अलाउ कर दीजिए, वो क्राई कर रहा है उसको, ठीक है, आप भाई तो आराम से जो है क्राई कर ले। नेक्स्ट, एनकरेजिंग अनरेस्ट्रिक्टेड विजिटिंग को एनकरेज करना है यहाँ पे। एक्सप्लेन द पेशेंट व्हाट इज बीइंग डन, यहाँ पे आपको पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि उसके साथ में क्या क्या हुआ है, ठीक है। या फिर बीइंग अराउंड थ्रो नॉट स्पीकिंग, आपको बस उसके पास में खड़ा रहना है, बस आपको कुछ बोलना नहीं है, कुछ उसको समझाना नहीं है, बस आपको पास में रहना है। तो क्या आंसर रहेगा। तो देखिए ये जो कंडीशन है, आपको टॉपिक आपको पूछा गया है, ये क्या टॉपिक है, डाबड़ा से रिलेटेड, ठीक है। डी से क्या मीनिंग होता है, डिनाइल। ए से क्या होता है, एंगर। बी से क्या होता है, बार्गेनिंग। डी से क्या होता है, डिप्रेशन। एंड लास्ट स्टेज कौन सी होती है, एक्सेप्टेंस।
और अभी पर्सन कौन सी स्टेज में है, लास्ट स्टेज के अंदर। कुबलर रोसलेन दिया था ये मॉडल, ठीक है। तो लास्ट स्टेज कौन सी, लास्ट स्टेज के अंदर आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगा, नर्सिंग इंटरवेंशन रहेगा आपका एक्सप्लेन द पेशेंट व्हाट इज़ बीइंग डन। यहाँ पे आपको क्या करना है, पेशेंट को एक्सप्लेन करना है, उसको बताना है कि अभी आपकी जो रियलिटी है वो ये है, ठीक है, क्योंकि वो अभी कौन सी फेज़ में है, एक्सेप्टेंस फेज़ के अंदर है, ठीक है। उसको ऐसे समझाना है कि आपकी जो लाइफ है अभी इस चीज़ से जो है यहाँ पे थोड़ा बहुत अफेक्ट होगी यहाँ पे, ठीक है। उसको एक्सप्लेन करना है कि कैसे आप जो है अपनी फर्दर थिंग्स को आप यहाँ पे आराम से कर सकते हो, ठीक है। उसको रिकॉग्निशन करवाना है इस कंडीशन से, ठीक है, क्योंकि अभी वो एक्सेप्टेंस स्टेज में है, आपका आराम से सुन लेगा, डिप्रेशन वगैरह में कुछ नहीं है, डिनाइल नहीं कर रहा है, एंगर नहीं कर रहा है, कोई प्रकार की बार्गेनिंग नहीं है। तो एक्सेप्टेंस स्टेज में तो आराम से उसको चीज़ों को हमें अंडरस्टैंड कराएगा, पर्सन भी जो सामने वाला भी जो है जिसको प्रॉब्लम है वो भी अच्छे से लिसन करेगा, ठीक है। उसकी जो नीड है, उसकी कंडीशन है, उसको प्रायोरिटाइज करना है आपको, ठीक है। तो हीलिंग आगे कैसे होगी, क्या होगी, ठीक है। तो ये जो कंडीशंस को यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करना है। तो आंसर, बेस्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 3, एक्सप्लेन द पेशेंट व्हाट इज बीइंग डन। नेक्स्ट एमसीक्यू, the nurse knows that the most informative measurement for determining cardiogenic shock, ठीक है। आपसे कब पूछा गया है कि आप जानते हैं कि मोस्ट इन्फॉर्मेटिव मेजरमेंट कौन सा है, हमें डिटरमाइन करना है, पता लगाना है किसका, कार्डियोजेनिक शॉक का। तो आपको क्या देखना होगा, आर्टेरियल ब्लड प्रेशर देखना है, सेंट्रल वेनस प्रेशर देखना है, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर देखना है, या फिर कार्डियक इंडेक्स देखना है। तो देखिए, राइट आंसर अपना क्या रहेगा, उससे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल वेनस प्रेशर का। तो ठीक है, सेंट्रल वेनस प्रेशर क्या है, देखो ये कैसा है, आपकी जो सेंट्रल वेसल्स है, ठीक है। तो सेंट्रल जो वेनस प्रेशर है, ठीक है, आपको जो है सेंट्रल वेंस जो होती है उनका प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए काम में लेते हैं, ना कि हार्ट का, ठीक है। तो ये क्या आपको इंडिकेट करता है, राइट एट्रियल प्रेशर को इंडिकेट करता है, ठीक है। राइट एट्रियल प्रेशर को इंडिकेट करता है, या फिर हम कह सकते हैं राइट वेंट्रिकुलर प्री लोड को असेस करता है। तो ये तो है आपका, यहाँ पे कार्डियोजेनिक शॉक को नहीं बताएगा, बिल्कुल नहीं बताएगा। नेक्स्ट देखिए, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर। तो पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर किसको डिटेक्ट करता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन को। तो ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग हो गया, सी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखिए, कार्डियक इंडेक्स। तो कार्डियक इंडेक्स क्या होता है, तो कार्डियक इंडेक्स क्या होता है आपका, कार्डियक आउटपुट को हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं किससे, बॉडी सरफेस एरिया से। तो आपको क्या मिल जाता है, कार्डियक इंडेक्स आपको मिल जाता है, ठीक है। बॉडी सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, ठीक है, हाइट को सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई करना है वेट को केजी से, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3600, ठीक है। तो ये जो है किस में आएगा, मीटर स्क्वायर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसका जो बीएसए का जो नॉर्मल रेंज कितना होता है, 1.6 टू 1.9 तक, ठीक है। अब जो है आपको यहाँ पे दिया गया है नॉर्मल कार्डियक आउटपुट, ठीक है, उसको जो है आप क्या कर लो, डिवाइड कर लो बीएसए से, ठीक है। तो नॉर्मल वैल्यू कितनी आपको देखने को मिलती है, नॉर्मल कार्डियक इंडेक्स कितना होता है, 2.42 या फिर 2.52, 4.0 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर। ये क्या रहता है, नॉर्मल आपकी बॉडी का क्या है, कार्डियक इंडेक्स। अब अगर आपका बॉडी का कार्डियक इंडेक्स इससे बिलो है तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है, तो देखो, कार्डियक इंडेक्स अगर कम आ रहा है तो क्या होगा, कम आ रहा तो क्या होगा, सिस्टोलिक डिसफंक्शन हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, कार्डियोमायोपैथी की वजह से, ठीक है, कुछ यहाँ पे हार्ट वॉल डिजीज है, उसकी वजह से भी देखने को मिल सकता है। बट अगर बढ़ा हुआ आ रहा है, ठीक है, तो कंडीशन क्या होगा, डायस्टोल रिलेटेड फंक्शन एबनॉर्मलिटी हो रही है, डायस्टोलिक एबनॉर्मलिटी हो रही है, कार्डियक की यहाँ पे क्या हो रही है, हाइपरट्रोफी हो रही है,
ठीक है। ओबेसिटी की वजह से यहाँ पे चेंजर हो रहा है, ठीक है। कोई कंजेनाइटल डिजीज है उसकी वजह से भी इंडेक्स जो है बढ़ा हुआ आपको देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ कंडीशन है कार्डियक इंडेक्स। तो कार्डियक इंडेक्स से भी आप जो है कार्डियोजेनिक शॉक के बारे में आपको यहाँ पे डिटर्मिनेशन नहीं मिल सकता है। बेस्ट आंसर क्या रहेगा, आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। तो आर्टरी ब्लड प्रेशर क्या होता है, आपकी बॉडी का यूजुअल ब्लड प्रेशर है, ठीक है। तो कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर यहाँ पे जो है पेशेंट क्या एक्सपीरियंस करता है, लो ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। तो लो ब्लड प्रेशर डायरेक्टली आपको यहाँ पे किससे देखने को किसका असेसमेंट करोगे, लो ब्लड प्रेशर मिलेगा आपको, ठीक है, आर्टीरियल ब्लड प्रेशर को। तो ये जो है नर्स आराम से आइडेंटिफाई कर सकती है। नेक्स्ट देख लीजिए कुछ वैल्यूज, किसकी वैल्यूज, हीमोडायनेमिक पैरामीटर्स की। और ये कैसी है, अकॉर्डिंग टू एनक्लेक्स। तो देखिए फर्स्ट वन क्या है, कार्डियक आउटपुट नॉर्मल कितना होता है, 4 टू 8 लीटर पर मिनट तक यहाँ पे इसका रेंज है। सेकंड वन जो है वो क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम, ये कितना होता है, 6 टू 150 ml पर बीट होता है। थर्ड वन क्या है, कार्डियक इंडेक्स जो भी हमने देखा था क्या, 2.5 टू 4 लीटर मिनट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका कार्डियक इंडेक्स। कैसे निकलता है वो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद में क्या आता है, फोर्थ वन पे सीवीपी, ठीक है, सेंट्रल वेनस प्रेशर, ये कितना होता है, 2 to 8 mm ऑफ एच, ठीक है। कुछ यहाँ पे बुक्स एनक्लेक्स लिपिन, कुछ लिपिन कोड एनक्लेक्स के अंदर 2 to 6 mm ऑफ एच भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एग्जाम के अंदर आपको क्या आंसर मिले ऑप्शंस के अंदर, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ नंबर पे क्या है, मीन आर्टेरियल प्रेशर नॉर्मल कितना होता है, ये होता है 70 से 100 mm ऑफ एच जी, ठीक है, 70 to 100 mm एच जी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सिक्स पे क्या है, इजेक्शन फ्रैक्शन, ठीक है। नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन कितना परसेंटेज होता है, तो 55 to 70% यहाँ पे आपका नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन रहता है। नेक्स्ट देखिए सिस्टेमिक वेस्कुलर रेसिस्टेंस, ये कितना होता है, 800 से 1200। और इसका जो वैल्यू वो किस में रहता है, डाइंस पर सेकेंड पर सेंटीमीटर में। यहाँ पे जो है नॉर्मल सिस्टमिक वेस्कुलर रेसिस्टेंस का नॉर्मल लेवल कितना होता है, 800 से 1200 डाइंस पर सेकेंड पर सेंटीमीटर। ये क्या रहता है, कुछ वैल्यूज़ है। जनरली इनमें जो है कुछ कुछ के बच्चे स्टूडेंट्स के जो है कन्फ्यूजन रहता है, कितना है होता है क्या होता है। तो इनके अकॉर्डिंग जो हम यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है कुछ हद तक हम सोल्व कर सकते हैं विद कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर चलिए अगर देखिए यहाँ पे कार्डियो, अगर यहाँ पे देखो ऑप्शन क्वेश्चन के अंदर आपको आर्टेरियल ब्लड प्रेशर नहीं मिलता, तो उसके बाद में बेस्ट आंसर आपका क्या रहता है, कार्डियक इंडेक्स, ठीक है। अगर यहाँ पे आर्टेरियल प्रेशर क्वेश्चन में नहीं है, सेकंड आंसर आपका क्या जाता है, कार्डियक इंडेक्स, तो ठीक है। अगर कार्डियक इंडेक्स अगर नॉर्मल लेवल से, ये इसका नॉर्मल लेवल है, अगर इससे इसका लेवल लेस देन 2.2 रहता, तो ये किसको इंडिकेट करता है, कार्डियोजेनिक शॉक को इंडिकेट कर सकता है, ठीक है। उसको हम कंसीडर कर सकते हैं, बट अगर आपने को पास में तो डायरेक्टली दिया हुआ है आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, तो प्रायोरिटी जो है उसी को जाएगी। नेक्स्ट एमसीक्यू, the assessment finding that should be reported immediately if it develop in a patient with acute pancreatitis। एक acute pancreatitis का पेशेंट है, उसका आप असेसमेंट कर रहे हैं, तो आपको ऐसा क्या मिल रहा है असेसमेंट में, जहाँ पर आपको क्या करनी है, इमीडिएटली जो है रिपोर्ट करना है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। तो देखिए यहाँ पर जो है कुछ स्टूडेंट्स के यहाँ पे डाउट होगा कि यहाँ पे आंसर क्या करेक्ट रहेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। बट यहाँ पर इस कंडीशन में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि एक्यूट पेंक्रेटाइटिस में पेशेंट को क्या होता है, सीवियर पेन होता है। तो जब जब पेशेंट को सीवियर पेन होगा, तो सीवियर पेन होने से पेशेंट क्या करता है, डीप और फास्ट ब्रीथिंग कर सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे जब अगर वो फास्ट ब्रीथिंग करेगा, ठीक है, एक बार आप डीप को यहाँ पे हटा देते हैं अपन, यहाँ पे नॉर्मल हम बात करते हैं फास्ट ब्रीथिंग, ठीक है। जब पेन होता है तो फास्ट ब्रीथिंग करता है, ठीक है, पेशेंट। तो
अब फास्ट ब्रीथिंग करेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसको क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा। तो जब जब पेन की कंडीशन बढ़ेगी तो उस कंडीशन में उसको क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, ठीक है, कफिंग। बाकी देखिए जो पर्सन है वो क्या कर रहा है, डीप ब्रीथिंग करेगा तो उसको क्या होगा, पेन होगा। कफिंग करेगा तो क्या होगा, पेन होगा। ज़्यादा मूवमेंट करेगा तो बॉडी में क्या होगा, उसके पेन होगा। ठीक है, तो प्रायोरिटी यहाँ पे क्या इसको देंगे, सी एक्यूट पेन। ठीक है, अगर यहाँ पे एक्यूट पेन या फिर मैं कहूँ एब्डोमिनल पेन अगर जनरेट हो रहा है एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस वाली कंडीशन में, तो प्रायोरिटी हमें इसी को मान के चलनी है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, पेशेंट को जो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म कर देना है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है पेशेंट को, और जो ये पेन रहता है वो बैक साइड के अंदर क्या होता है, रेडिएट होता है। बाकी नोजिया, वोमिटिंग, डिक्रीज वोवेल साउंड एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यहाँ पे जो है प्रायोरिटी नहीं रहेगी। एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस वाली कंडीशन में एब्डोमिनल पेन को यहाँ पे प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि एब्डोमिनल पेन क्या कोज करवा सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे कोज को देख रहे हैं। ठीक है, कोज से होने वाले सिम्टम को नहीं देख रहे हैं। ठीक है, प्रायोरिटी किसको माननी है यहाँ पे, कोज को। कोज क्या है, अगर कोज ठीक होगा तो और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ऑटोमेटिकली सबसाइड हो जाएगी। अगर आप शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ पे कंसर्न करोगे तो आप सही से उसका ट्रीटमेंट आगे फर्दर जो है कैसे उसमें इंटरवेंशन करना है वो आप पता नहीं लगा पाओगे। अगर एक पेशेंट है जो बोल नहीं पा रहा है, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कर रहा है, पेंक्रियाटाइटिस का पेशेंट है, ठीक है, अब वो अगर बता ही नहीं पा रहा है कि उसका एब्डोमेन पेन हो रहा है, सपोज वो अगर नहीं कर पा रहा है किसी रीजन से, तो जनरली उस कंडीशन में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ को आप ट्रीट नहीं कर पाओगे जब तक पेन को आप ठीक नहीं करोगे। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू। When serum bilirubin rise on third and fourth day after birth of the baby due to insufficient hepatic function is known as, देखो क्या है, सीरम बिलिरुबिन का लेवल हाई देखने को मिला है कब, थर्ड एंड फोर्थ डे पे आफ्टर बर्थ। ठीक है, बर्थ के तीसरे चौथे दिन पे क्या हो रहा है, सीरम बिलिरुबिन का लेवल हाई रह रहा है। कोज भी इन्होंने बता दिया, इन एफिशिएंट हेपेटिक फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे जो है सफिशिएंट हेपेटिक फंक्शन नहीं देखने को मिला है, तो ये कैसा आपको जो है जॉन्डिस का एग्जाम्पल है। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस या फिर वायरल हेपेटाइटिस। पैथोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, ऑब्स्ट्रक्टिव या फिर वायरल हेपेटाइटिस। तो देखो ऐसे न्यूबॉर्न्स के अंदर क्या होता है, नॉर्मल जो है फिजियोलॉजिकली बिलिरुबिन का जो लेवल है वो यहाँ पे एलिवेट देखने को मिलता है। ठीक है, सीरम बिलिरुबिन का लेवल जो है एलिवेशन देखने को मिलता है, वो भी कौन से बिलिरुबिन का लेवल, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल। तो आंसर अपना क्या रहेगा, फिजियोलॉजिकल। ठीक है, विद इन वन डे हो रहा है तो विद इन वन डे को हम क्या कहेंगे, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। ठीक है, तो यहाँ पे और भी कुछ कॉज हो सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस को हम क्या कहेंगे, बाइल डक्ट के अंदर क्या आ गया हो, ब्लॉकेज, जिसकी वजह से आगे वो फर्दर मूव नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये ब्लॉकेज की वजह से हो रहा है, तो इसे अपन क्या कहेंगे, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। नेक्स्ट देखिए वायरल हेपेटाइटिस। इसमें क्या होता है, लीवर का इन्फेक्शन है जिसमें कौन कॉज करता है, वायरस। ठीक है, तो इसमें मोस्ट कॉमन जो है कौन सा वायरस है, हेपेटाइटिस। ठीक है, हेपेटाइटिस ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, ई भी हो सकता है। ठीक है, तो इनसे सारे जो है वायरल हेपेटाइटिस के एग्जांपल आपसे नहीं पूछा है यहाँ पे कि हेपेटाइटिस ए फिकोरल है, ठीक है, बी जो है ब्लड बोर्न है, ठीक है, तो सी भी जो है ब्लड बोर्न है, ठीक है, डी फिकोरल, ठीक है, ई ये आपको नहीं पूछा गया है। ठीक है, सिंपल सा है, वायरल हेपेटाइटिस कोज कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हेपेटाइटिस अपने आप में इंपॉर्टेंट है, आप सब जो है हेपेटाइटिस को पढ़ना है। ठीक है, मेरा पहले पढ़ाया हुआ है क्लासेस के अंदर। ठीक है, तो अभी जैसे एमसीक्यू भी नहीं है हेपेटाइटिस के बारे में, नहीं तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता यहाँ पे, खुद से पढ़ना है, छोड़ना नहीं है हेपेटाइटिस को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कैसे जो है एजोटेमिया होता है इस कंडीशन में, कैसे ब्रेन एनसेफेलोपैथी होती है हेपेटाइटिस से, वो सब चीज़ें पढ़नी है, एमसीक्यू आते रहते हैं उनसे। देखिए मेहनत की हुई कभी भी ख़राब नहीं जाएगी आपकी, इतना आप बस मन में लेके चलोगे तो आप जो है अच्छे से मेहनत कर पाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हो सकता है भाई जैसे आपने एसआईसी के लिए कुछ मेहनत की हो, वो एसआईसी में नहीं पूछा गया, तो बट हो सकता है वो आपको नोट सेट पे मिल जाए। ठीक है, तो मेहनत की हुई कभी वेस्ट नहीं जाती है। ठीक है, तो इसी पॉजिटिविटी के साथ में आपको कंटिन्यू पढ़ते रहना है। ठीक है, आगे बढ़ते रहना है, ठीक है, रुकना नहीं है जब तक सिलेक्शन ना हो। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू। A pregnant woman in labor room is attached to external इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटर। एक पेशेंट है तो वो क्या कर रही है, एक लेबर रूम के अंदर
प्रेजेंट है उसके अटैच क्या हो रखा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटर अटैच हो रखे हैं। नर्स शुड डू इनिशियल असेसमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे नर्स जो है क्या इनिशियल असेसमेंट यहाँ पे फॉलो करेगी, आइडेंटिफाइंग टाइप ऑफ एक्सेलरेशन को फॉलो कर रही है देखने के लिए, असेसिंग बेसलाइन फीटल हार्ट रेट, डिटरमाइनिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन या फिर डिटरमाइनिंग द इंटेंसिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्शंस। तो देखिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटर जो है उसे हम क्या असेस कर सकते हैं, उसे असेस करेंगे क्या, असेसिंग बेसलाइन फीटल हार्ट रेट। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या रहेगा, बेसलाइन फीटल हार्ट रेट को हम यहाँ पे असेस करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, फॉलोइंग ए लिवर बायोप्सी द हाईएस्ट प्रायोरिटी असेसमेंट ऑफ पेशेंट्स कंडीशन इज टू चेक फॉर। अगर किसी पेशेंट के लिए लिवर बायोप्सी की गई है तो उसके लिए जो है हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी यहाँ पे, पल्मोनरी एडिमा, अनइवन रेस्पिरेटरी पैटर्न, हेमरेज या फिर पेन। इजी एमसीक्यू, यहाँ पे तो ज़्यादा को डिले का आंसर, डिले करने का नीड है नहीं, आंसर क्या रहेगा, हेमरेज। ठीक है, तो लीवर यहाँ पे क्या है, हाईली वेस्कुलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रायोरिटी क्या लेके चलना है आपको, हेमरेज को। ठीक है, बाकी अनएक्सप्लेन रेस्पिरेटरी पैटर्न और जैसे न्यूमोथोरेक्स से हो सकता है। ठीक है, अगर किसी पेशेंट को अनइवन रेस्पिरेटरी पैटर्न है तो ये क्या सजेस्ट करते हैं, न्यूमोथोरेक्स। ठीक है, न्यूमोथोरेक्स हो गया, या फिर हीमोथोरेक्स भी कोज कर सकते हैं। पल्मोनरी एडिमा काफ़ी रेयर कॉम्प्लिकेशन होती है लीवर बायोप्सी की वजह से। ठीक है, और यहाँ पे पेन जो है कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, तो जो है बट आपको जो हाईएस्ट प्रायोरिटी का पूछा है आपसे, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, हेमरेज। तो सर्जिकल साइट या फिर जो जहाँ से बायोप्सी लिया गया है वहाँ से अगर हेमरेज हो रहा है तो इसे हमें जो है प्रायोरिटी मान के चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्रेसिवली हमें क्या करना होगा, कदम उठाना पड़ेगा। ठीक है, ब्लीडिंग अगर अनकंट्रोलेबल है तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है। ठीक है, ये क्या ये फर्दर क्या कोज कर सकता है, अगर पेशेंट में हेमरेज हो रहा है, लीवर बायोप्सी हो रहा है तो ये क्या कोज करेगा, बाइलरी पेरिटोनाइटिस। चलिए नेक्स्ट हम सीक्यू, ड्यूरिंग ए रिटेंशन कैथेटर इंसर्शन और ब्लैडर इरिगेशन द नर्स मस्ट यूज। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई ब्लैडर इरिगेशन करना है या फिर कोई रिटेंशन कैथेटर को इंसर्ट करना है, फॉर एग्जांपल फोलिश कैथेटर लगाना है, तो नर्स क्या यूज करेगी, देखिए स्टेराइल इक्विपमेंट एंड वियर स्टेराइल ग्लोव्स, क्लीन इक्विपमेंट एंड मेंटेन सर्जिकल एसेप्सिस, स्टेराइल इक्विपमेंट एंड मेंटेन मेडिकल एसेप्सिस, या फिर क्लीन इक्विपमेंट एंड टेक्निक। क्या आंसर रहेगा अपना यहाँ पे, रिटेंशन कैथेटर के लिए जो है क्या आंसर रहेगा, तो देखिए करेक्ट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। हमें क्या करना है यहाँ पे, स्टाइल इक्विपमेंट्स रखने। ठीक है, साथ में हमें क्या करना है, मेडिकल असेप्सिस का जो है यहाँ पे पूरा पूरा ध्यान में रखना है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट कैसे होने चाहिए, स्टेराइल होने चाहिए। ठीक है, तो और मेडिकल असेप्सिस का जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, प्रॉपर वहाँ पे स्टाइल सॉल्यूशन वगैरह होना चाहिए। ठीक है, सिरिंज के अंदर लेना है असेप्टिक टेक्निक के साथ में। ठीक है, क्लैंप करना है इंडवेलिंग रिटेंशन कैथेटर को। ठीक है, तो बट उससे जो है साथ में जो है क्लीन करना है इंजेक्शन जो पोर्ट है उसको असेप्टिक के साथ में। ठीक है, असेप्टिक स्वाब के साथ में। ठीक है, असेप्टिक टेक्निक्स को यहाँ पे फॉलो करना है, इंसर्ट जो टिप रहती है उसको स्टेराइल तरीके से इंसर्ट करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें क्या करनी है, फॉलो करनी है, ताकि हम क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जो कि अगेन टारगेट रहेगा आपके अपकमिंग एग्जाम्स, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ में लेके आएंगे। ठीक है, और अगर आपको चाहिए कि आपको थोड़ा सिस्टमिक वाइज आपको एमसीक्यू सोल्व कराया जाए हर एक सिस्टम से रिलेटेड, तो उसके बारे में भी आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स के अंदर। और जैसा भी आपको कुछ यहाँ पे इम्प्रूवमेंट लगे कि हाँ मुझे थोड़ा पढ़ाने में ऐसा कुछ इम्प्रूवमेंट रखना है, तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं बिना कोई बेझिझक के। ठीक है, आराम से जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वैसा आपके लिए जो है बेस्ट से बेस्ट यहाँ पे करने के लिए मैं कोशिश करूँगा। सो अगेन टेस्ट सीरीज़ के लिए रिमाइंडर है, जो भी अपनी टेस्ट सीरीज़ को यहाँ पे ज्वाइन करना चाहता है वो हमारे ऑफिशियल ऐप है
गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे जो आप टाइप करोगे RNCC, वहाँ पे आ जाएगा एप्लीकेशन हमारा। तो वहाँ पर जो है अभी SGPCI से रिलेटेड RML से रिलेटेड जो है टेस्ट सीरीज रन की जा रही है। काफ़ी सारे बच्चों ने एनरोल किया। इसका फ़ायदा ये है कि आपको जो है काफ़ी सारे बच्चों के अंदर आपका जो है क्या होगा, एनालिसिस होगा। ठीक है, कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हो इन बच्चों के अंदर, वो जो है आपको, और रियल टाइम टेस्ट एक्सपीरियंस होगा, लाइव टेस्ट भी यहाँ पे उपलब्ध है। तो ऐसे आपका जो है काफ़ी बेनिफिट रहेगा टेस्ट सीरीज के साथ में। और डेली जो है आपको यूट्यूब के ऊपर सेशंस तो अपने हो ही रहे हैं डेली के, उन्हें भी लेना है, टेस्ट सीरीज भी देना है। ठीक है, फॉर श्योर आपको इतना मोटिवेट हो जाओगे आप साथ में, क्योंकि आपका टॉपिक अच्छे से मैं कवर करवा दूंगा यहाँ पे। मोस्टली जो नहीं भी पढ़े होंगे आपको, वो भी मैं आपको यहाँ पे क्या करता रहूँगा, कवर अप करते जाऊँगा। आपका जो है सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा। आपकी माइनस मार्किंग है वो भी आपकी कवर हो जाएगी टेस्ट सीरीज से। तो दोनों तरफ से आपका क्या है फ़ायदा है। बाकी के टाइम पे आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी करते हुए आगे बढ़ना है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बनने के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।